खासकर केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। अब ये चैप्टर तो कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया एनसीईआरटी से। पी ब्लॉक जो सबसे ज्यादा समस्या थी आपके जीवन में, वो तो एनटीए ने वैसे ही दूर कर दिए सिलेबस रिवाइज करके। मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, उसमें बहुत चिल्ला चिल्ला के किसी ने बोल दिया कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटने पड़ेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछो टीचर से। टीचर आपको बताएंगे कि यह टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। देखो बेटा, सिलेक्शन जो होगा ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी फिलहाल तो अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और कई आप में से जो अभी रिसेंटली नीट के साथ चल रहा है लफड़ा, उसको लेकर थोड़ा सा टेंशन में भी होंगे। तो बेटा देखो, जो कुछ भी हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था। हम इसको एक तरीके से यही मानते हैं कि हमारी किस्मत खराब थी जो हमारे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन मैं खासकर उन बच्चों के लिए, मैं उन बच्चों के साथ हमेशा हूं जिन्होंने सब कुछ भुलाकर एक बार फिर से खुद को एक मौका दिया है और फिर से अगले साल नीट की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि उनका सपना है डॉक्टर बनने का और वो इन सब हर्डल से रुकने वाले नहीं है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार तो भी सब कुछ भुलाकर फिर से एक बार मेहनत करने में लग गए हैं। और ये वीडियो खासकर ड्रॉपर्स के लिए और जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए रहेगा। इसमें मैं आपके लिए एक बहुत जरूरी टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को कवर कैसे करें, हाउ टू कवर एनसीईआरटी। आपने सुना होगा, आप अगर क्लास 10th से ही अगर आप नीट या जेई की तैयारी करने वाले हैं तो आपने ये सुना ही होगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, खासकर केमिस्ट्री को लेके। वैसे तो फिजिक्स और बायो, या फिर अगर अपन जेई वालों के लिए बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए भी अगर आप मान लो तो एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा मैंडेटरी कर दिया गया है कि क्लास 12th तक की एनसीईआरटी से आपको पेपर देना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से पेपर आएगा, एनसीईआरटी की लाइन से ही पेपर उठ के आएगा। खासकर केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, हर कोई बस यही लाइन रटे जा रहा है, जपे जा रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ें कैसे? तो आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो कैसे कवर करना है। देखो, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे कवर करना है एनसीईआरटी को उसके बारे में बताऊंगा। यही ट्रिक आप बाकी सब्जेक्ट्स पर भी लगा सकते हो, वहां भी आपको एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो फिजिकल हो। खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो आपको एनसीईआरटी कवर करनी ही है बेटा, आपको एनसीईआरटी कवर करनी ही है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से एज इट इज क्वेश्चन बन के आते हैं। फिजिकल में हो सकता है डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन वहां भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपको कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की थ्योरी कैसे कवर करनी है, उसके बारे में आपको हल्का फुल्का आज मैं आइडिया देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, कोशिश करूंगा कम से कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा काम की चीजें मैं बताकर आज जाऊं। ठीक है, तो हाउ टू कवर एनसीईआरटी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर 60 आउट ऑफ 60 कैसे स्कोर करना है एनसीईआरटी को कवर करते हुए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी कवर कैसे करें खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये जो भी मैं बताऊंगा ये जरूरी नहीं है आप सिर्फ इनऑर्गेनिक पे ही अप्लाई करो, यही आप ऑर्गेनिक पे भी अप्लाई कर सकते हो, यही आप फिजिकल पे भी अप्लाई कर सकते हो। चाहो तो फिजिक्स और बायोलॉजी तो मुझे नहीं लगता आपको बोलने के लिए जरूरत है कि एनसीईआरटी पढ़ो, बायो का पेपर एनसीईआरटी से आएगा। ये तो आपको जन्म के साथ ही पता होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो तो बायो का पेपर एनसीईआरटी से ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो हमेशा से होता आ रहा है ना। तो बायो में तो आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, पर केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को कवर करना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं कह सकते इसको, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो उसको कैसे करना है तो अपन बात करेंगे। तो हाउ टू कंप्लीट एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा एक्चुअली क्या है ना, यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, लेकिन यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसीलिए खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को गालियां पड़ती है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे कवर करें अपन जो थ्योरेटिकल पार्ट है खासकर, तो एक तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको खुद को क्या क्या करना है एनसीईआरटी को कवर करने के लिए। फिर लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें मैं कैसे हेल्प करूंगा आपकी एनसीईआरटी कवर करने में, खास करके केमिस्ट्री में। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी कवर करने के लिए आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। आप चाहे 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप एक ड्रॉपर हो। आप ड्रॉपर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एनसीईआरटी बेच दी और जाके पार्टी कर ली उसकी। नहीं बेटा, अगर आप ड्रॉपर हो तो भी आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। और सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीडीएफ हो या हार्ड कॉपी हो, कोई भी हो चलेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए और लेटेस्ट एनसीईआरटी होनी चाहिए बेटा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, कहीं सस्ते के चक्कर में तुम पुराने बाबा आदम के जमाने की एनसीईआरटी मत उठा लाना, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में काफी चेंजेस हुए हैं। देखो, बायो वाले खासकर ये बोलते हैं कि आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी होनी चाहिए, तो वो आप बायो के टीचर से कंसल्ट जरूर करें। अगर वो कहते हैं आपको कि आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी होनी चाहिए तो आप पुरानी वाली रखिए, लेकिन बेटा खासकर केमिस्ट्री में आपको खासकर लेटेस्ट वाली ही यूज करनी है। जैसा कि अभी अपन ने रिसेंट ईयर में देखा बेटा, फिजिक्स में क्वेश्चन फंस गया था, उसमें दो अलग अलग आंसर जा रहे थे। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से अलग आंसर जा रहा था, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अलग आंसर जा रहा था, बट न्यू एनसीईआरटी वाला पहले कंसिडर किया गया। तो ऐसा कोई भी अगर लफड़ा होगा ना बेटा, तो न्यू एनसीईआरटी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी होगी उसी को प्रेफर किया जाएगा, तो आप अपने पास लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सर, पीडीएफ रखें या हार्ड कॉपी रखें, आप पे डिपेंड करता है। आपको जो अच्छा लगे आप वो रखो। पीडीएफ रखोगे तो फ्री में अवेलेबल है, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना, कहीं और इधर उधर फालतू वेबसाइट से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट एनसीईआरटी सारी जितनी भी हैं अपनी क्लास 1 से लेकर 12 तक, और भी जो एक्स्ट्रा किताबें हैं एनसीईआरटी की, वो सब एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहां पर, मैं अगर खुद पर ये अप्लाई करूं तो मैं क्या करता, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। मैं बेटा पीडीएफ भी रखता और मैं हार्ड कॉपी भी रखता, मैं दोनों चीजें रखता। क्योंकि बेटा पीडीएफ अगर आप पढ़ोगे तो देखो, पीडीएफ से पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। पीडीएफ आपके पास होने का एक फायदा यह है कि आप मतलब आपके पास एक पोर्टेबल डिवाइस है, आपके पास अपना फोन है या लैपटॉप है, उसमें आप अपनी पीडीएफ रखो तो आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी की बुक होने का नुकसान यह है कि वो ज्यादातर आपके स्टडी रूम या जहां पर आप पढ़ते हो वहीं पर वो रहेगी, आप उसको हर जगह ऐसे लेकर नहीं घूम सकते। लेकिन दोनों के फायदे मैं आपको बताता हूं, ये तो आपको जहां भी जरूरत हो वहां पर अवेलेबल रहेगी और कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस मिलेगा पीडीएफ का। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक हार्ड कॉपी भी रहेगी बेटा, तो वो आपके ज्यादा फायदेमंद रहेगी। आप जब पहली बार रीडिंग लगा रहे हो तो उसे हार्ड कॉपी से ही लगाना। हार्ड कॉपी से पढ़ने पर आपको जल्दी याद होगी चीजें, ज्यादा समझ आएंगी, ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो आपके पास बेटा हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए और आपके पास सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ भी होनी चाहिए। ठीक है, आप जब पढ़ोगे, याद करोगे, रिवाइज करोगे। अच्छा, अब जैसे मान लो आपके पास एक नॉर्मल फोन है, जैसे कि अपनी 90% जनता के पास मैं ये मान के चलता हूं कि एक नॉर्मल 10 या 20 हजार वाला फोन है, ठीक है, या 30-40 हजार वाला भी फोन है, जिसमें अपने पास उतना फंक्शंस अवेलेबल नहीं है कि अपन पीडीएफ जो पढ़ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क कर सकें या हाईलाइट कर सकें। तो वो आप किस में करोगे बेटा, वो हार्ड कॉपी में ही तो करोगे। और फिर जैसे ही आप हार्ड कॉपी खोलोगे, तो जब आप हार्ड कॉपी खोलोगे, आपने कुछ दिनों पहले सपोज ये टॉपिक पढ़ा था, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस थी आपने ऐसे मार्क करके रख लिए। ठीक है, अब सपोज मोबाइल में आपके पास ये फीचर अवेलेबल नहीं है ना, या है भी तो मतलब आप उतना अच्छे से चीजों को मार्क नहीं कर पा रहे हो, है ना, मोबाइल में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली दिक्कत आएगी ये सब करने में। लेकिन अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, और ऐसा करने पर आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। इसलिए हार्ड कॉपी जरूरी होती है बेटा। और आप मानो या ना मानो, अभी रिसेंटली सर्वे हुआ है अपने इंडिया में, इसमें हमने उस सर्वे के बारे में मैं आपको बताता हूं। वो जो सर्वे हुआ था वो ऐसे हुआ था कि कुछ लोगों को म्यूजियम भेजा गया, और म्यूजियम भेजकर ये बोला गया कि आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें जो हैं वो सिर्फ देखनी है, उनके बारे में जानना है, सीखना है और उनको याद रखना है। और कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में जब आपको जाना है तो वहां पर आपको उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी है। ठीक है, तो फिर जब ये सर्वे कंप्लीट हुआ, जब हमारे कैंडिडेट्स वापस आए, उनसे पूछा गया कि आपको ज्यादा अच्छे से ज्यादा बेटर कौन सी वाली चीजें याद हैं, जो आपने वीडियोग्राफी करी है, जिनकी फोटोग्राफी करी है, वो आपको ज्यादा बेटर याद है, ज्यादा अच्छे से मेमोराइज हो पाई है, या फिर वो जो आपने सिर्फ देखी अपनी आंखों से और ऑब्जर्व की है।
तो ऑब्वियसली जो चीजें उन्होंने बिना मोबाइल वगैरह के देखी हैं, सिर्फ उनको ऑब्जर्व किया और याद रखने की कोशिश की है, वो उनको ज्यादा बेटर याद थी, वो ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर पा रहे थे उनको। और जो उन्होंने वीडियोग्राफी की है, जिसकी फोटोग्राफी की है, वो उनको उतना अच्छे से याद नहीं है। हालांकि वो बाद में उसे देखकर फिर से याद कर सकते कि हाँ मैंने ये देखा था, लेकिन उनके दिमाग में वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा ना, लास्ट में ये सब चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी। तो मेरा इतना सा, बस मेरी इतनी सी एडवाइस रहेगी कि आप हार्ड कॉपी से पढ़ते जाना, अंडरलाइन हार्ड कॉपी में करते जाना। इससे आपको क्या चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। फिर जैसे मान लो आपको कोई चीज रिवाइज करनी है, अब आपने एक बार हार्ड कॉपी में पढ़ी हुई है, फिर आप भले ही फटाफट से पीडीएफ खोल के देख लो, आपको सारी चीजें फटाफट फटाफट याद आ जाएंगी। मैं ऐसा ही करता था, मैं ऐसा ही करता हूं, और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप भी ऐसा ही करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो जैसे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं बच्चों, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही चैप्टर्स मैंने यहां पर लिखे हैं। यही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी ऐसा कर सकते हो, फिजिकल के साथ भी ऐसा कर सकते हो। तो बेटा जैसे मान लिया आपने ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनमें से ये जो अपनी एनसीईआरटी है, ये जो अपने चैप्टर्स हैं, इनमें से कुछ चैप्टर्स तो हट गए हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से आप ना भी पढ़ो तो आपका काम चल जाएगा। तो अब आपको एनसीईआरटी से पढ़ना क्या है ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं अगर पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में अभी जैसे सपोज आपने कोई भी बैच लिया, आपको कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर पढ़ाने आएंगे, तो इतनी तो मैं गारंटी देता हूं, अगर वो पीडब्ल्यू के टीचर हैं, वो आपको पढ़ाने आ रहे हैं, तो वो इतना तो आपको अच्छे से पढ़ा के जाएंगे ही जाएंगे कि पीरियोडिक टेबल की जो एनसीईआरटी है वो आपकी कंप्लीट कवर हो जाए। यानी कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आपसे बन जाएगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी से आएगा और आपको एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ा दी जाती है लेक्चर के दौरान ही। ठीक है, तो जैसे सपोज आपने अब जो लेक्चर चल रहा है, पीरियोडिक टेबल चल रहा है, और ये पीरियोडिक टेबल जो है ये इस नाम से नहीं है चैप्टर, एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऐसे करके ये नाम है उसका, है ना। तो ये आपने पढ़ लिया एनसीईआरटी से, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग भी इतना पढ़ा दिया जाता है आपको कि एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी सपोज आपने एक बार रीडिंग लगा ली। अब ये चैप्टर तो कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया, ये चैप्टर तो कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया एनसीईआरटी से। पी ब्लॉक जो सबसे ज्यादा समस्या थी आपके जीवन में, वो तो एनटीए ने वैसे ही दूर कर दिए सिलेबस रिवाइज करके, है ना। तो ये चैप्टर रिमूव हो गया एनसीईआरटी से, मतलब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे पढ़े वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें भी आपको टीचर इतना पढ़ा देते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इसमें आपको कैसे पढ़ना रहेगा एनसीईआरटी, वो जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं तो वो मैं बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं कि आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है। इसमें खासकर आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ना होता है बेटा, एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ना होता है। वर्नर्स थ्योरी एक बार रीडिंग लगानी होती है एनसीईआरटी से, है ना, वर्नर्स थ्योरी की रीडिंग लगा लो। और इससे इसके बाद एक छोटा सा सेक्शन दे रखा है जिसमें बॉक्स में आपको ये दे रखा है कि कलर्स ऑफ जेमस्टोन, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, कलर्स ऑफ जेमस्टोन्स, है ना, ये एक सेक्शन है। तो सिर्फ इतना सा पार्ट पढ़ना होता है आपको एनसीईआरटी से। तो ऐसा नहीं है कि आपको चैप्टर मतलब आपने पहली लाइन से चालू किया और गधे की तरह आप बस लगे हुए हो, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है। आपको खुद हम बताते हैं कि आपको एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है। ये टॉपिक तो मैंने अच्छे से करवा दिया है, इसको एनसीईआरटी से नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको इस चैप्टर का जरूर एनसीईआरटी से रीड करना है, याद करना है, ये हम जरूर बताते जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं करते कि एप्लीकेशन बोल दिया कि हाँ एनसीईआरटी से पढ़ लेना और बस आगे निकल गए, नहीं, इसको भी हमारी जिम्मेदारी से हम कंप्लीट करवाते हैं। हम खुद एनसीईआरटी से पढ़ाते भी हैं और याद भी करवाते हैं हाथों हाथ, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा विद प्रूफ, ठीक है। अब जैसे ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एनसीईआरटी से ही करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी से ही करना होता है ना। तो जैसे अगर आप यहां पर देखो डी एंड एफ ब्लॉक की अगर अपन बात कर रहे हैं, ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से करना ही पड़ेगा। और ये भी हम किस तरीके से करवाते हैं ये भी मैं भी आपको आगे प्रूफ दूंगा कि कैसे कंप्लीट एनसीईआरटी एक एक लाइन हम लगभग पूरी कवर करवा देते हैं जब हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको करना क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं,
जैसे कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की, बट फिर भी मेरी एडवाइस आपको यह है कि जैसे आपको सपोज कोई टॉपिक पढ़ा दिया गया, आपको पढ़ा दिया गया डाइपोल मोमेंट कंप्लीट करवा दिया, डाइपोल मोमेंट कंप्लीट करवा दिया, या आपको एमओटी पढ़ा दी, आपको करना यह है कि जिस दिन आपका यह टॉपिक खत्म हो गया, आपको जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक की एक बार रीडिंग कर लेनी है। उससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि हमारे टीचर जो चिल्ला चिल्ला को हमको ये कह रहे हैं कि हम एनसीईआरटी कवर कराएंगे, हम एनसीईआरटी कवर करवाएंगे, उन्होंने आपका एनसीईआरटी का वो पूरा पोर्शन कवर करवाया या नहीं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आपको ये भी पता चल जाएगा, आपको आइडिया रहेगा। ठीक है ना भाई। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि तुम तो मुझ पर भी भरोसा मत करो। मैं ये कहता हूं कि मैं कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाता हूं और तुम मुझ पर भरोसा मत करो। तुम अपने पास लेके बैठो एनसीईआरटी, मैंने जो भी टॉपिक तुमको पढ़ा दिया एक बार तुम उसमें रीडिंग निकालो, रीडिंग उसकी कर दो और उसमें से वो पर्टिकुलर चीजें निकालने की कोशिश करो जो मैंने नहीं पढ़ाई हूं। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ सर ने एनसीईआरटी में जो कुछ भी हो कंप्लीट पूरा कवर करवा दिया है। ठीक है, तो इससे आपको यह भी पता चल जाएगा। ठीक है, और उससे आपका एनसीईआरटी जो है वो पढ़ने वाला काम भी हो जाएगा। आपने एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगा ली, एक तो आपने क्लास में इस टॉपिक को समझ लिया, फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली उसकी टॉपिक की, तो आपका डबल काम हो गया बेटा, रिवाइज भी हो गया और एनसीईआरटी भी कवर हो गई। ठीक है, ठीक है। और एनसीईआरटी की क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो आपको वो लैंग्वेज कंपैरेटिवली थोड़ी समझ में आने वाली लगेगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम जरूर करना है। अब मान लो आपने डाइपोल मोमेंट आपने आज पढ़ लिया और शाम को जाके उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ ली, सेम डे उसकी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। अब मान लो एनसीईआरटी में आपको कुछ ऐसी लाइन है जो समझ में नहीं आ रही है, तो नेक्स्ट डे ही आप जाके अपने टीचर से पूछ सकते हो कि सर ये एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, जरा इसका मतलब बता देना क्या है। तो वो टीचर आपको फटाफट से वो चीज का मतलब बता देंगे, तो वहीं के वहीं आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बस इतना सा थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा बेटा एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि अपन ने साल भर पढ़ लिया फिर उसके बाद लास्ट में याद आया एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, उसमें बहुत चिल्ला चिल्ला के किसी ने बोल दिया कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, एनसीईआरटी अगर पढ़ेगा तभी सिलेक्शन होगा मेरे भाई, ऐसा चिल्ला चिल्ला के तुमको मोटिवेट कर दिया। फिर तुम्हें याद आया कि ओहो एनसीईआरटी पढ़नी थी, फिर एनसीईआरटी उठा रहे हो, एनसीईआरटी उठा के देख रहे हो और भाई साहब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, एक तो इतनी मोटी किताब है और पूरी पढ़नी है, कैसे पढ़ूंगा। नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, एनसीईआरटी आपको चैप्टर्स के साथ साथ पढ़ते जानी है, चैप्टर्स के साथ साथ। और उसमें भी जैसे कि ये ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको भी कैसे कंप्लीट मैं करवाता हूं वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब जैसे देखो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस की बात वैसे तो अपन ने कर ली है, आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात बताऊं, जैसे कि सपोज आपका जो चैप्टर है ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये अपना चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें टॉपिक्स हैं एक एक करके टॉपिक्स आते जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आपके केमिस्ट्री के टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको इस तरीके से पढ़ाए ये चैप्टर कि आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी उसके नोट्स में कवर हो जाए। ठीक है, पर फिर भी आप तो ठीक है भरोसा मत करो इस चीज को लेकर कि हाँ ये कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करवा देंगे। आप खुद देखते जाओ, आप खुद देखते जाओ कि एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब हमें पढ़ा दिया या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि अब यहां पर टॉपिक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन आ गया भाई, लिगेंड्स आ गए, है ना, इसमें लिगेंड्स का टॉपिक आ गया या फिर इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आ गया, उसमें इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी दिया हुआ है वो सर ने बताया या नहीं। ठीक है, लिगेंड जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सर ने बताया या नहीं। फिर इसके बाद जैसे आईयूपीएसी नेमिंग आ गई, ठीक है, आपको तो बस देखते जाना है ना, आपको तो ट्रैक करना है चीजों को, तो आप ये देखते जाओ। आईयूपीएसी नेमिंग हो गई, इसमें जितने भी एग्जाम्पल पर्टिकुलरली एनसीईआरटी ने हमें दे रखे वो सारे सर ने सॉल्व करवाए या नहीं, या फिर ये सारे कवर हुए या नहीं, या एटलीस्ट सर ने जब पढ़ा दिया मुझे तो ये एटलीस्ट वो एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए वो मुझसे हो रहे हैं या नहीं, इतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो जैसे फिर वर्नर थ्योरी आ गई, वीबीटी आ गई, सीएफटी आ गई, है ना, आइसोमेरिज्म आ गया, फिर उसके बाद एप्लीकेशन वाला पार्ट आ गया, है ना। तो देखो यहां पर ये जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस की अपन बात कर रहे हैं ना, ये अपन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपको एनसीईआरटी से एक बार एटलीस्ट रीड करने ही करने हैं।
ठीक है, जैसे कि आप मान लो सीएफटी की अगर अपन बात करें बेटा, तो सीएफटी मैं अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं सीएफटी में इतना पढ़ा देता हूं कि आपको एनसीईआरटी से एक भी लाइन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, वैसे तो कंप्लीट चैप्टर मैं आपको ऐसा पढ़ाता हूं कि आपको एक भी लाइन एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल फिर भी मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं आपको अलग से। ठीक है, जैसे लिगेंड्स की बात करें तो लिगेंड्स में आपको एटलीस्ट इतने लिखवाऊंगा जो एनसीईआरटी में जितने दिए उससे ज्यादा ही हो, ताकि आपके वो सारे कवर हो जाएं। आईयूपीएससी नेमिंग में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं उसमें एनसीईआरटी के सारे कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, इसको आप एनसीईआरटी से ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, बस ये देख लेना कौन कौन से लिगेंड दिए हुए हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स दिए हुए जिनकी आईयूपीएससी नेमिंग हमें एनसीईआरटी में दे रखी है, ना भी दोगे तो चलेगा। अब जैसे वर्नर थ्योरी है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक आ गया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं, जैसे वर्नर के जो पोस्टुलेट्स हैं वो एनसीईआरटी में कौन कौन से दिए हुए हैं, तो आप इसको रीड करो खासकर अच्छे से एनसीईआरटी से, और ये चेक करो कि सर ने जो पढ़ाया था वो एनसीईआरटी में कवर हो रहा है या नहीं, या फिर जो एनसीईआरटी में मेरा दिया हुआ है सारा सब कुछ ये हमारे नोट्स में कवर हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, और ये टॉपिक के साथ साथ ही आपको करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपके टॉपिक चलते जा रहे हैं आप एनसीईआरटी के रीडिंग लगाते जाओ टॉपिक्स की। वीबीटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थ्योरी इसमें काम की नहीं है, तो आप सिर्फ ये देख लो कि जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कवर हुए या नहीं। सीएफटी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है आइसोमेरिज्म में भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तो कंप्लीट चैप्टर रट्टा मारो, नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली एनसीईआरटी को पढ़ते जाओ उसमें। अब यहां पर आपने देख लिया वर्नर थ्योरी में थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसमें देख लिया आपने कि यार ये एप्लीकेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है, सर ने जब क्लास में पढ़ाया था तो बोला भी था कि इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, उन एप्लीकेशंस को अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, तो ऐसे पार्ट्स जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं वो हम क्लास में खुद आपको जोर दे के बोलते हैं कि ये पार्ट एनसीईआरटी से रीड लगाना ही लगाना है, और खुद भी लगवा देते हैं क्लास में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटने पड़ेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछो टीचर से, टीचर आपको बताएंगे कि यह टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो बेटा, सिलेक्शन जो होगा ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तो बेटा सबसे पहले तो जो भी अपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जो भी अपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और जो भी अपने इनटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, ये तो सारे सॉल्व करने ही हैं, है ना। और वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो जब मैं पढ़ाता हूं तो लगभग लगभग ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैं अपने नोट्स में कवर करा चुका होता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लेना है वो लेना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर अगर सॉल्व नहीं किया तो क्या किया जीवन में। नीट में एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई सा भी, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, डायरेक्ट एज इट इज। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे भी ऐसा ही होगा, अगले साल भी ऐसा ही होगा, पर पिछले 2-3 साल से तो एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, तो ये आपको सॉल्व करना ही है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, मस्ट वाली कंडीशन है, ये आपको सॉल्व करना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इससे आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये आपको जरूर करना है बेटा, तुरंत साल के शुरू होते ही, जैसे ही आपने तैयारी करना शुरू कर दिया, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों उठा लेना, दोनों आपको सॉल्व करने हैं। दोनों ही आप पीडीएफ की फॉर्म में ले सकते हो और दोनों ही आप हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी ले सकते हो, दोनों अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ठीक है, देखो यहां पर ये जो सॉल्ट एनालिसिस वाला टॉपिक है ना बेटा, ये आपको कंप्लीटली आपके टीचर पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसके लिए आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की जो लैब मैनुअल है ना, वहां से ये टॉपिक आता है। अपनी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना, वहां ये टॉपिक अवेलेबल नहीं है, पर अपनी जो प्रैक्टिकल वाली बुक है एनसीईआरटी की, ये वहां से आएगा। ठीक है, तो आप इसको वहां से कंप्लीट कर सकते हो और आपको करना ही चाहिए, लैब मैनुअल से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप पहले अपने टीचर से इसको पढ़ें और फिर कैसे उस लैब मैनुअल को पढ़ना है वो भी आपको आपके टीचर बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। ठीक है, स्टिकी नोट्स लेके रख लेना,
उस पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती जा रही है लिखते जाना और चिपकाते जाना एनसीईआरटी के उस पेज पे ही। आपने एनसीईआरटी के एक पेज पे कुछ चीज पढ़ी, रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स ले लो, खरीद लो, ठीक है। और जैसे किसी पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिली, आपको लगता है कि इस लाइन का एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए, उसको लिख के वहां पर चिपका दो। स्टिकी नोट्स लो और अलग से शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, और टॉपिक ट्रीज भी जरूर बनाओ। टॉपिक ट्रीज, या फिर इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि माइंड मैप्स जरूर बनाओ। ये चीजें बहुत काम आती है बेटा, ये सारी चीजें काम आती है रिवीजन में। ये सारी चीजें जब आप रिवीजन करोगे आपके बहुत काम आएंगी, बहुत ज्यादा काम आएंगी, है ना। टॉपिक ट्रीज भी पता है बहुत काम की चीज होती है। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और वो किस सीक्वेंस में हैं। अगर आपको वो टॉपिक की सीक्वेंस याद रहेगी तो आपको काफी कुछ चीजें याद रहेंगी। तो जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो ना, तो लास्ट में एटलीस्ट एक बार लिख लिया करो कि अच्छा मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, इसमें ये टॉपिक्स हैं और उनके ऐसे ऐसे सब टॉपिक्स हैं। तो ऐसे टॉपिक ट्री जरूर बनाया करो, ठीक है, और माइंड मैप्स भी बनाया करो। नेक्स्ट देखो, ये मैं जो आपको बात कर रहा था कि हम एनसीईआरटी कवर करवाते हैं, तो ये लाइव प्रूफ है कैसे हम एनसीईआरटी कवर करवाते हैं। देखो, जितना अभी तक मैंने बताया वो आपको करना है। अब इसमें मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं? मैं आपकी हेल्प इस तरीके से करूंगा कि बेटा जो भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जैसे कि ये डी ब्लॉक, हालांकि आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ज्यादा फ्लैश पड़ रहा है लाइट का। तो डी ब्लॉक में जो ऑक्साइड्स की एक टेबल है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्लास के दौरान ही इस टेबल को लेकर और इस कंप्लीट टेबल को समझाता हूं और कंप्लीटली यहां पर याद करवा देता हूं कि यहां पर ये ऑक्साइड्स बनेंगे, ये एसिडिक होंगे, ये बेसिक होंगे। मतलब आपके नोट्स में ही एनसीईआरटी घुसा दी है। अब बस आपको जब एनसीईआरटी उठाओगे तो देखा देखा सा लगेगा सब कुछ कि हाँ यार ये तो सर ने पढ़ाया हुआ है, ये ऐसे इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। देखो यहां पर जो कोशिश हमारी ये होती है कि हम हेडिंग्स भी वही यूज करें और उसी सीक्वेंस में यूज करें जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अगर आपने डी ब्लॉक कभी पढ़ा हुआ है तो ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, और ये टॉपिक मैं 100% श्योर हूं इसमें आपको दिक्कत जरूर आई होगी, ठीक है। तो देखो, जब आप एनसीईआरटी से इस टॉपिक की रीडिंग लगाओगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक लाइन भी आप समझ नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, वो जो आपकी पूरी इस टॉपिक में थ्योरी लिखी हुई है ना, उसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में मैं यहां पर लिखवा देता हूं और यहां पर इनको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका क्या क्या मतलब है। तो एटलीस्ट आपको वो चीजें याद हो जाएंगी वहीं के वहीं पे। आपने नहीं पढ़ा अभी तक एनसीईआरटी से, समझ में आपको नहीं आया पढ़ने के बाद भी, बट फिर भी आपको अब चीजें याद हो जाएंगी। इस पर अगर क्वेश्चन आया तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। और यहां पर ये जो मैंने पढ़ाया है अभी रिसेंटली नीट 2024 में ये क्वेश्चन आया है, नीट 2024 में ये क्वेश्चन आया है। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, पर एनसीईआरटी से इस तरीके से पढ़ा हुआ तो होना चाहिए कि हमें याद रहे पेपर में। तो बेटा देखो, इस तरीके से ये पढ़ाया गया था और ये पेपर में आया, और ये पेपर में आया और बच्चों ने किया कंप्लीट, ठीक है। अभी इसी साल का पेपर है और इसी साल के पेपर में ये आया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, ये भी वही टॉपिक है जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो टेंशन नहीं लेने का, आपको एनसीईआरटी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको खुद को रटनी पड़ेगी। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। देखो, हमें जो करना है उसमें हम 1% की भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को बेटा एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो आपको खुद को कैसे एफर्ट मारने, वो मैंने पहले आपको बता दिया है। फिर उसके बाद मेरा क्या रोल रहेगा आपको एनसीईआरटी कवर करवाने में, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो बेटा एनसीईआरटी बिल्कुल भी हम एक भी लाइन नहीं छोड़ते, एनसीईआरटी को हम कंप्लीटली कवर करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, ये सत्य है। पर एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, आई होप मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाया हूंगा, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी को कवर करने में। तो बस इसी तरीके से लगे रहो, मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं अंत तक। जब तक डॉक्टर नहीं बन जाते तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो याद है ना, वो कहते हैं हम कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब की बार 700 पार हमें जाना ही है, और 700 पार जाना है तो बेटा एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर बैच में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से मेहनत करते रहना। थैंक यू सो मच।